सो हेलो एवरीवन, जैसा कि पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन एंड मिनरल्स जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको कवर कर लिया था एंड उनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लिया था। तो आज के वीडियो में ना हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कवर करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो आज के लेक्चर में ना हम कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद से मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी फैट एंड उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन। तो जब इन तीनों को हम ख़त्म कर लेंगे ना, कवर कर लेंगे, तो उसके बाद से हम एक प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस इन तीनों का कंबाइन कर लेंगे, जैसे कि हमने विटामिन एंड मिनरल्स का किया है। सो इससे क्या होगा ना कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपके बेसिक्स जितने ज़्यादा क्लियर रहेंगे ना, हमको सिलेबस कवर अप करने में बहुत ही ईजी वे में, स्मूथ वे में हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले सिलेबस स्टार्ट तो मैं मिड जून के बाद ही करूँगी, मे बी हो सके तो 1 जुलाई भी हो सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों से प्रॉपर ना एक दिन लाइव आके पूरा सिलेबस डिस्कस कर लूँगी या फिर वीडियो के फॉर्मेट में ही उसको अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़नी है, बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इससे आपका ये होगा कि आपको सिलेबस क्लियर रहेगा। एंड पता है आपको, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का ना जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वह यही होता है कि हमें पहले तो हमें हमारा सिलेबस पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि हमें सिलेबस में करनी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद से हमें हमारा क्लियर होना चाहिए टाइम ड्यूरेशन, हमारे पास टाइमिंग कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, कि हमें 6 महीने में चीज़ें रेडी करनी है या 2 महीने में करनी है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट एक आ जाता है कि हमारे बेसिक्स कहाँ हैं, हम नॉलेज में स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब हमें क्लियर रहेंगी ना, तो हमें किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ें यही है कि हमें हमारा सिलेबस पूरा बढ़िया से पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बेसिक्स कितना आता है। नहीं आता तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर ही रही हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से, आपके पास जो ड्यूरेशन है उसमें बढ़िया से कितनी पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, क्योंकि मोटिवेशनल लेक्चर्स तो होते रहेंगे लेक्चर्स के बीच बीच में। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन मिलेगा प्लस फंक्शन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स विथ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तो या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन कंपाउंड होते हैं, या फिर उसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक, अब मैं मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना OH को कहा जाता है। OH हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक, तो जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड या कीटोन के साथ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे ना, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक, अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन बताया ना कार्बोहाइड्रेट का, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्लास 11th एंड 12th के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी मैं इसका आपको न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी डेफिनेशन डिफाइन करके समझा दूंगी कि अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट में से किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली कर लोगे। एंड मैं इसका क्वेश्चन फॉर्मेट भी आपसे प्रॉपर प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है वो ये है कि सर्व एज एनर्जी, स्टोर फ्यूल्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास एक बाइक है, वो बाइक पूरी प्रॉपर है। ठीक, लेकिन अगर उसमें मान लो फ्यूल ही नहीं है तो आप कैसे उसको चलाओगे? क्या उसमें इंजन में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई? नहीं होगी। तो इंजन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? तो फ्यूल होना चाहिए। तब तो आप अनदर चीज़ों का यूज़ करके उस इंजन में एनर्जी को प्रोड्यूस करोगे। वैसे ही हमारा बॉडी समझ लो कि एक बाइक है। ठीक है, इसको बाइक की तरह
कंसीडर कर लो। हमारे पास पूरे हमारे ऑर्गन भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हैं, टिश्यू भी हैं, सेल भी हैं, लेकिन अगर एनर्जी ही नहीं रहेगी हमारे पास तो क्या हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स वर्क करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी कहाँ से? वो एनर्जी ना हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करता है। ठीक, तो इसीलिए इसको फ्यूल कहा जाता है। एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, अब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब है? हमने बताया था कि जैसे एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसमें क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब उस रिएक्शन को कराने के लिए हम अपने डाइट्स के थ्रू जो भी प्रोटीन, फैट्स, जो भी चीज़ें लेते हैं तो उनसे जो यूजेबल कंटेंट होता है वो निकाल लेता है। तो यूजेबल कंटेंट हमें किस चीज़ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, कार्बोहाइड्रेट से ना वो एनर्जी मिलती है जो सेल जो है उसको यूज़ करके मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट फंक्शन को देख लिया। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट है सेकेंड फंक्शन उसको देखेंगे कि सेकेंड फंक्शन क्या कहता है। तो ये जो सेकेंड फंक्शन है वो यहाँ ये कह रहा है कि राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर फ्रॉम पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि, रुको मैं कलर चेंज करूँ, हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये आरएनए और डीएनए के फ्रेम में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो राइबोज शुगर है वो आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और जो डीऑक्सीराइबोज है वो डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा हमें। ठीक है, अब आरएनए का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन वो ये है कि पॉलीसेकेराइड्स, एक मिनट इरेज कर लेने में इसको कि हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट। जो पॉलीसेकेराइड, अब ये पॉलीसेकेराइड टर्म क्या है? तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना इनको 3 अलग अलग ग्रुप कह लो, कैटेगरी कह लो, बांटा गया है, जिसमें हमारा आता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक, तो इसका ब्रीफ डिस्कशन अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी। तो अभी आप यहाँ पे ये समझ लो कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में और प्लांट के सेल वॉल में। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्लांट का सेल वॉल है ना वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक, तो वो सेल्यूलोज क्या है हमारा? तो सेल्यूलोज हमारा ना पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है इस फंक्शन का, सेल्यूलोज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल is one of the most abundant organic compound in the biosphere। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है ना कि जो सेल्यूलोज है हमारा, जो सेल्यूलोज है ये सेल्यूलोज ये ना बहुत ही मेन कंस्टिट्यूएंट है प्लांट सेल वॉल का और ये बहुत ही मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे बायोस्फीयर का। अब ये मोस्ट अबंडेंट क्यों है? इसलिए कि अगर हम देखें तो हमारे अर्थ पे ना जाने कितने सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सब पेड़ पौधों में जो है सेल वॉल होगी और सारे सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा, तो ये हमारा मोस्ट एबंडेंट इसीलिए इसको कहा जाता है। और बैक्टीरिया भी मिलियन बिलियंस में होते हैं तो वहाँ पे भी सेल वॉल पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए इसको मोस्ट एबंडेंट। और ऐसा क्वेश्चन ना सिमिलर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था 2025 के सीनेट के पेपर में कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो मैं PYQs तो आपसे सॉल्व कराऊंगी ही, तो वैसे ही यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारे बायोस्फीयर का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे बायोस्फीयर का। ठीक है, खैर इसका तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ही, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी ये आपको चीज़ें मिलेंगी। एंड मैं उम्मीद करूँगी ना कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे वो एक प्रॉपर आंसर देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब MCQ सेशंस में लाया करूँगी तो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट आर लिंक्ड टू मैनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेयर दे प्ले की रोल इन मीडिएटिंग
interaction among cells, interaction between cells and other element in cellular environment। अब ये कह रहा है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड्स के बीच में ना बहुत सारे लिपिड और प्रोटीन को आपस में लिंक करता है। प्रोटीन प्रोटीन का लिंकेज बनाता है, लिपिड लिपिड्स का लिंकेज बनाता है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ मीडिएटर सेल और सेल के बीच के इंटरेक्शन में, ठीक है। और उसके साथ साथ ही सेलुलर इन्वायरमेंट के भी इंटरेक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अब मैंने जैसा कहा था कि जो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पढ़ा जिसमें था कि कार्बोहाइड्रेट कंटेन एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप विथ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो तो हमारा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन था, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट का हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं ना, ये डेफिनेशन है हमारा न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। मैक्रो मीन्स ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। योर डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। योर बॉडी यूजेस दिस शुगर फॉर एनर्जी ऑफ योर सेल, एनर्जी फॉर योर सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो ये स्टेटमेंट कह रहा है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो एक मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है। मेन टाइप कहाँ है? क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो मीन्स बहुत सी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, तो इसीलिए ये मेन हो जाता है, ठीक है। अब ना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो क्या करता है कि वो इस कार्बोहाइड्रेट को ना चेंज करता है ग्लूकोज में। जैसे हमने कुछ खाया और उसमें कार्बोहाइड्रेट है, मान लो हमने ग्रेन्स खाया या ब्रेड खाया, ब्रेड में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मान लो हमने ब्रेड खाया, ठीक, हमने ब्रेड खाया, ये ब्रेड हमारे, मान लो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम समझ लो, रफली डायग्राम है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा ऐसे ऑसोफेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और होल डाइजेशन तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो जब डाइजेशन होगा ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे जो ये कार्बोहाइड्रेट आया है ना ब्रेड के थ्रू, इस कार्बोहाइड्रेट को ना जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। किस चीज़ में? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज ना एक ब्लड शुगर होता है, ठीक है। ये हमारे ब्लड में एज अ शुगर की तरह काम करता है, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि जो कार्बोहाइड्रेट हम फूड के थ्रू लेते हैं उसको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो चेंज कर देता है। किस चीज़ में? तो उसको चेंज कर देता है वो ग्लूकोज में, ठीक। और ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। अब इसके आगे क्या लिखा है कि योर बॉडी यूज दिस शुगर फॉर एनर्जी। जैसे कि मैंने बताया कि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस ग्लूकोज फॉर्मेशन के जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा उसको ना हमारे जो सेल्स है ना या टिश्यू है या ऑर्गन है उसको एज अ एनर्जी यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने फंक्शन में पढ़ा ही था कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करता है और वो हमारे सेल्स को या टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हमारे सेल्स और टिश्यू जो है वो प्रॉपर फंक्शन वर्क करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि 75% ऑफ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ डाइट फॉर द मोस्ट पीपल। जो जितने भी पीपल हैं ना उसमें जो एनर्जी का 75% जो सोर्स है ना वो कहाँ से आता है? तो ये इस कार्बोहाइड्रेट से ही आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या ना कि डेफिशिएंसीज क्या होती हैं, ठीक है। तो हम डेफिशिएंसी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना साइंस एंड सिम्टम्स। अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? पहला सिम्टम लैकनेस ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ एनर्जी कह लीजिए, तो होगा ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमें फ्यूल की तरह वर्क करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब ये कम होगा तो हमें एनर्जी की कमी तो महसूस होगी ना। फिर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मिल सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों मिलेगी भाई? क्योंकि हमारे डाइट का 75% जो है वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही तो आ रही है ना, ठीक है।
फिर नौजिया देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, बैड ब्रीथ देखने को मिल सकता है। अब नौजिया क्या होता है? तो नौजिया ना हम कह लें तो वॉमिटिंग होने से पहले ना जो वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है कि अब वॉमिट हो जाएगा, अब वॉमिट हो जाएगा, तो वो उसी फीलिंग को ना नौजिया कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ना मैं आपको यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चीज़ें क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा और मैं जूम कर लूँ। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा या तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। तो ये जितने ये पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे हमारा कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन एंड यहाँ कार्बन। तो यहाँ पे हमारा C प्रेजेंट है, और जब C प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमने ये लिखा है, C के साथ 6 लिखा है, H के साथ 12, O के साथ 6, क्या हमारे ये फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से ये फार्मूला हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, जो मैं इसको क्लियर कर दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, रुक जाओ, दोबारा से लिख दूँ इसको मैं। ये C6 था, H12 था एंड O6 था। ठीक, अब देखते हैं हमारे कार्बन 6 हैं कि नहीं। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। ठीक, अब काउंट करो आप। ये फर्स्ट पहले तो हम जो भी काउंटिंग होती है ना, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप किधर प्रेजेंट है? तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। ठीक, तो यानी हमारा ये चीज़ तो सही है। ठीक, C6। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास हाइड्रोजन 12 है। तो हम काउंट करते हैं, रुको मैं इसको इरेज कर दूँ। हाँ, अब हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। तो पहले तो जो हमें हाइड्रोजन क्लियरली विजिबल है उसको काउंट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। अब कहोगे यहाँ तो हमें 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और 6 हाइड्रोजन हमारे कहाँ गए? तो बच्चा पार्टी वो 6 हाइड्रोजन ना जो यहाँ कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो एक तो मान लो ये O बना लेगा बॉन्ड, एक इधर से ये O बना लिया। ठीक, लेकिन एक और हमें तो बॉन्ड चाहिए ना, तो वो यहाँ पे है हमारा H से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कार्बन है ना वहाँ वहाँ एक H प्रेजेंट होगा। तो इसको काउंट कर लो, 6, यहाँ हमारा 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10, ये 11 एंड यहाँ ये 12। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 12 मिल गया। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, क्या हमारे पास ऑक्सीजन भी 6 है। ठीक, तो इसको देखिए, ये फर्स्ट हमारा, यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन हो गया, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाइड्रोजन। ठीक, तो यानी कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना ग्लूकोज का, ये बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिखा है इसमें, इसको भी देख लेते हैं कि डी ग्लूकोज जो है ना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये एक ना मोनोसेकेराइड शुगर है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि शुगर को कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मैं आप लोगों से ना थोड़े गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इस चीज़ को डिस्कस कर लेती हूँ। होप आप लोग को क्लियरली विजिबल होंगी चीज़ें।
तो हम पहले गुड कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं। गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर केमिकल स्ट्रक्चर आर फाइबर रिक्वायर्स आवर बॉडी टू वर्क हार्ड टू डाइजेस्ट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड ओवर लॉन्गर टाइम। अब गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर जो है ना, या जो उनमें फाइबर रिक्वायर्ड्स होते हैं, तो अगर कोई हम एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं ना, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारी बॉडी में ना बहुत टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, और वो डाइजेशन के बाद एनर्जी जो है ना वो बहुत ही लंबे टाइम तक रिलीज़ होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे या क्या क्या मतलब उसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, कह लीजिए। तो जो एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट होगा ना, उसमें हाई फाइबर्स और हाई न्यूट्रिशन होंगे, ठीक। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना उसका वो लो होगा। ये जो फूड आते हैं पैकेट में, उस पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हेल्प यू फील फुल विथ फ्यू कैलोरीज। इससे ना हमें बहुत कम कैलोरीज मिलेंगी, ठीक है। तो कम कैलोरीज भी एक अच्छे कार्बोहाइड्रेट की निशानी होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नेचुरली स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बहुत ही नेचुरल तरीके से हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, तो होल ग्रेन्स हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेन क्रियल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें ना इसके एक गुड कार्बोहाइड्रेट के गुड रिसोर्सेज हैं। तो हमने गुड कार्बोहाइड्रेट ये ख़त्म कर लिया। और अगर आप लोगों को इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे दूँगी। अब हम बैड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये चीज़ें देख लेते हैं। तो बैड कार्बोहाइड्रेट्स को ना हम सिंपल कार्ब्स भी बोलते हैं। और ये कार्ब्स जो है ना, ये कार्ब्स ये कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दे आर जनरली processed carb food that have been stripped from the natural in nutrition and fiber, ठीक है। ये चीज़ें टू मेक देम मोर कंज्यूमर फ्रेंडली। अब इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के चक्कर में ना, जो इसके नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और फाइबर को ना कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के चक्कर में इसको इतना प्रोसेस या इतने सारे प्रोसेस के थ्रू इसको ले जाया जाता है ना कि इसमें से जो फाइबर्स हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक। अब एक बैड कार्ब की निशानी क्या होती है, उसमें फाइबर और न्यूट्रिशन बहुत कम होंगे, ठीक है। एक मिनट। लो इन फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक। देन हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यहाँ पे हमने क्या देखा था, गुड कार्ब की निशानी है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बट अगर बैड कार्ब है तो उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। एम्प्टी कैलोरी कन्वर्टेड इनटू फैट। इसमें बहुत कम कैलोरी होंगी तो उसको एनर्जी की तरह हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कैलोरीज होंगी ना तो फैट एक्यूमुलेट करने लगेंगी हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो हमें थकान महसूस होगी, टायर्डनेस फील होगी, ठीक। अब इसका अगर मैं कहूँ ना तो किसी को वेट गेन करना है ना या मोटा होना है ना, तो भाई वो शुगर का कंजप्शन बढ़ा लो, महीनों में मोटे हो जाओगे, ठीक है। तो अब बैड कार्ब्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा कैंडी, डेजर्ट्स, जैसे मैंने बोला मीठी चीज़ें खाने बढ़ा दो, जो एनर्जी है, अरे सॉरी, जो वेट है वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये शुगर्ड क्रियल्स, सोडाज, सुगरी ड्रिंक्स एंड रिफाइंड ब्रेड्स, ठीक, इन सब में बहुत ज़्यादा ही शुगर पाया जाता है, तो ये बैड कार्ब्स में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब थोड़ा इसको फोटोज़ के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि पता है थ्योरी से ज़्यादा ना जो चीज़ें हम देख के पढ़े रहते हैं पिक्चर्स के थ्रू, वो हमारे माइंड में ना ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, ठीक है। तो ये गुड कार्ब्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ओटमील कुकीज़ हो गई, ऑरेंज जूस, ग्रेन प्रोडक्ट्स, एप्पल, बेक्ड पोटैटो, कैरेट्स, टोमेटो, रेसिन, ग्रेप्स एंड बनानाज। तो ये जो कुछ है हमारे ये गुड कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं, तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हम जो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट
आपको बताऊंगी। तो वो चीज़ अब यहाँ पे आ गई है। तो आपने जो इतने टाइम से पेशेंस और सब्र करके रखा था, अब वो चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को, देखने को और सीखने को मिलेगी। ठीक, अब इसको हम हो प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड होता है। अब जो ये सिंपल वाला है ना, ये हमारा मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में डिवाइड हो जाता है। इस डाइसेकेराइड को ना हम ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हम पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब ये तीनों क्या है, ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, इनको इससे छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। तो बेसिकली हमारा मोनोसेकेराइड क्या होता है, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाइसेकेराइड क्या होता है। तो डाइसेकेराइड में हमारा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अब क्या होता है ना, ये डाइसेकेराइड में ना 2 यूनिट ऑफ शुगर होता है, 2 यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है, 2 यूनिट ऑफ शुगर। अब जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो हमें 2 यूनिट मिलेगा शुगर का। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें भी 2 यूनिट मिलेगा, सुक्रोज को भी ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 यूनिट मिलेगा। ठीक, मोनोसेकेराइड में हमारा एक और आता है राइबोज शुगर। एंड राइबोज शुगर कहाँ यूज़ होता है, तो आरएनए फ्रेमवर्क में यूज़ होता है, आरएनए सिंथेसिस में। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये याद रखिएगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जो माल्टोज है, लैक्टोज एंड सुक्रोज है, ये तीनों जो हैं, इनमें जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, इन तीनों में एक जो मॉलिक्यूल होगा ना, वो ग्लूकोज का होगा। ठीक है, अब ये कैसे कैसे टूटते हैं, इसको मैं अभी आपको आगे चल के डिफाइन करूँगी कि माल्टोज टूटेगा तो हमें क्या क्या 2 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलीसेकेराइड पे। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया, मोनोसेकेराइड मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, डाइसेकेराइड मीन्स 2 यूनिट ऑफ शुगर, एंड पॉलीसेकेराइड मीन्स मोर देन 3 यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, तो हमारा स्टार्च है, फाइबर्स है, ग्लाइकोजन है, इसी में हमारा ना सेल्यूलोज भी आ जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आप लोग को होप समझ में आ गया होगा, आई होप, कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, डाइसेकेराइड मीन्स 2 यूनिट ऑफ शुगर, एंड पॉलीसेकेराइड मीन्स मोर देन 2 और 3 यूनिट ऑफ शुगर। एंड इसमें क्या होता है ना, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें ना, तो हमें अप्रोक्स 100 यूनिट ऑफ शुगर मिल सकते हैं। ठीक है, अब वो ये डिपेंड करता है कि वो पॉलीसेकेराइड है क्या और किस किस शुगर से मिलके बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हमने जो पढ़ा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल देख लें कुछ हम। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा ग्रेन। अब ग्रेन में आ जाएगा हमारा ओट्स, राइस, ब्रेड, नूडल। वेजिटेबल्स में आ जाएगा स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ठीक है, हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा, जैसे देखो इसमें शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वाइट, ब्राउन, रॉक शुगर, सिरप, हनी। ठीक, ये सब चीज़ें। फिर फ्रूट्स आ जाएंगे जितने भी टाइप के होते हैं, डेजर्ट्स एंड स्वीट्स आ जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएगा हमारा। ठीक, फाइबर्स भी एक तरीके का ना जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा होल ग्रेन आ जाएगा, नट्स आ जाएंगे, लेग्यूमिनस आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो होप आपको ये चीज़ें अब प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंड अब हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले ही हैं। तो इसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ना टेबुलर फॉर्म में ना डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। तो इसमें अब क्या है ना, कौन सा कलर लूँ, इसमें हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
सिंपल कार्बोहाइड्रेट रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन सिंगल मोनोसेकेराइड यूनिट। जैसा कि मैंने बताया, मोनोसेकेराइड मीन्स सिंगल शुगर, ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, ठीक है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगा। एंड जो नेक्स्ट है हमारा उसमें ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रेफर्स टू पॉलीसेकेराइड दैट मेड अप ऑफ 100 और 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट। जैसे कि मैंने बताया कि जो पॉलीसेकेराइड होगा ना उसमें हमें 100 यूनिट ऑफ शुगर भी मिल सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है ना कि किस टाइप का हमने पॉलीसेकेराइड लिया है। तो यहाँ लिखा है ना 100 और 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में इजी टू डाइजेस्ट, बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, और जितना टाइम डाइजेस्ट होने में लगेगा उतने लॉन्ग टर्म तक वो हमें एनर्जी भी देगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ाई था कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, वहीं जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो सिंपल होता है कार्बोहाइड्रेट उसमें स्वीटनेस यानी शुगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ था कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो है वो कौन सा शुगर होता है। तो इसको ना मैं आपको एमसीक्यू सेशन में प्रैक्टिस कराऊंगी, तब तक आप लोग इसका आंसर फाइंड करके रखे रहिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा ना उसमें लेस शुगर होगा और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है, सॉरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में इसमें लेस स्वीट होगा, ठीक है, और यहाँ पे स्वीटनेस ज़्यादा होगी, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि हमारे ब्लड में ना ग्लूकोज लेवल को बहुत ही ईजिली हाई कर देता है, वहीं जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बहुत ही धीरे धीरे राइज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया सिंपल मोनोसेकेराइड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। अब हमारा जो आता है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो मैंने आपसे मोनोसेकेराइड डिस्कस किया, तो अब हमारे मोनोसेकेराइड के एग्जांपल क्या क्या है। तो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है ना इस प्रेफर्ड फ्यूल सोर्स, आवर ब्रेन आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस सिंपल शुगर, तो ये हमारा ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड जो आता है वो फ्रक्टोज है, नॉट एन एनर्जी सोर्स फॉर अदर सेल इन द बॉडी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल शुगर फाउंड इन नेचर। जैसे मैंने कहा था स्वीटेस्ट शुगर अभी मैंने आपसे पूछा था, वो ना हम फ्रक्टोज को ही कहते हैं। यहाँ देखो लिखा है शुगर फाउंड इन नेचर, कॉमन सिंपल शुगर फाउंड इन नेचर, ठीक है, तो हमारा फ्रक्टोज होता है। और ये एनर्जी का ना उतना बेटर सोर्स नहीं होता है, लेकिन ये वन ऑफ द स्वीटेस्ट शुगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ना यूटिलाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन लीवर। जो गैलेक्टोज है ना हमारा लीवर ना गैलेक्टोज को ना ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इसी वजह से ना ये ग्लूकोज से लेस स्टेबल होता है, क्योंकि ये तो ग्लूकोज से ही बना है। अब ये ग्लूकोज से बना है तो जाहिर सी बात है कि ये ग्लूकोज के कंपेयर में लेस स्टेबल होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ें देखनी है ना वो ये है, तो पहले मैं इसको फटाफट से इरेज कर लूँ कि इसका प्रॉपर नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डाइसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड में क्या आता है हमारा, तो माल्टोज आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा एंड सुक्रोज आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि ये डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड मिलके हमारा डाइसेकेराइड बनाते हैं। अब हमें यहाँ ये पता लग जाएगा ना कि वो कौन से दो मोनोसेकेराइड हैं जो मिलके हमारा माल्टोज बनाते हैं, कौन से दो मोनोसेकेराइड हैं जो मिलके लैक्टोज बनाते हैं, एंड कौन से सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम फटाफट से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ ये लिखा है कि माल्टोज जो है ना दिस constitutes two glucose molecule and common to breakdown of plant starch, not typically found in food as disaccharide। अब जो हमारा माल्टोज है ना ये दो जो मोनोसेकेराइड में टूटता है वो क्या है, दोनों मॉलिक्यूल ना हमें ग्लूकोज के ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लैक्टोज, दिस इज नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, एंड लैक्टोबैक्यूलस बैक्टीरिया का भी नाम सुना होगा, और इसको मैं बहुत ही अच्छे से आगे भी डिस्कस करूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ ओवरव्यू बेसिक ही चीज़ें देख रहे हैं, तो आप ये परेशान नहीं हो ना कि अरे ये चीज़ें छूट गई। जो चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ ना वो अंडर सिलेबस हम लोग सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो लैक्टोज को हम शुगर मिल्क शुगर भी कहते हैं, और जब ये लैक्टोज टूटता है ना तो ये गैलेक्टोज में टूटता है एंड ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज है ना वो माल्टोज में भी मिलेगा आपको, लैक्टोज में भी मिलेगा एंड सुक्रोज में भी मिलेगा, ठीक है। बदल क्या रहा है, तो माल्टोज में आप याद कर लो कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लैक्टोज यहाँ टोज है, यहाँ से याद कर लो कि गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में लैक्टोज आ गया ना, तो मीन्स हमें जब लैक्टोज को तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे सुक्रोज। जब सुक्रोज है ना तो सुक्रोज में होता है हमारा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज यहाँ भी आया एंड जो हमारा लास्ट क्या बचा, फ्रक्टोज ही तो बच रहा है, तो फ्रक्टोज हमारा सुक्रोज में आ जाएगा, ठीक है। और सुक्रोज को ना टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, एंड हमारे पीवाईक्यूज में आ चुका है कि टेबल शुगर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप लोग क्या ऑप्शन मार्क करोगे, तो सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, एंड ये आज का हमारा लास्ट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन abundance of grain and root veggies. Starchy food has both amylose and amylose pectin and hard to digest raw but easier to when cooked. जो है ना ये जो स्टार्च होता है ना, अगर उसको हम कच्चा खाएं, रॉ मीन्स कच्चा अगर कंज्यूम करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करने में, बट अगर हम इसको कुक करके खाएं ना, पका के खाएं, तो ये जो है वो बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये अपने आप में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड इसको मैं तब डिस्कस करूँगी ना जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के चीज़ें पढ़ाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है, तो वी स्टोर ग्लूकोज एनर्जी फ्रॉम स्टार्च इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट हैज़ मेनी ब्रांचेस अलाउइंग इट टू बी ब्रोकन डाउन क्विकली फॉर द एनर्जी फाउंड इन लीवर एंड मसल टिश्यू। जो ग्लाइकोजन होता है ना, तो ग्लाइकोजन ना एक टाइप का समझ लो तो ग्लूकोज है, या ग्लूकोज है, जिसको ना अगर ये जो एनर्जी है ना वो प्लांट्स में जब स्टोर होती है, जब ये ग्लूकोज प्लांट्स में स्टोर होता है तो स्टार्च के फॉर्म में होता है जब ये प्लांट्स में स्टोर होगा तो, लेकिन जब यही अगर ह्यूमन या एनिमल्स में स्टोर होता है तो इसको कॉमन टर्म एनिमल्स ही यूज़ करते हैं, तो ये ना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, और ये बेसिकली ह्यूमन में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है और मसल टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। एंड आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइबर्स। फाइबर्स क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है, हाईली ब्रांच्ड होता है और क्रॉस लिंक्ड होता है, ठीक है। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन ब्रेक, फाइबर्स को ब्रेक कौन करता है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो है वो फाइबर को ब्रेक डाउन करती हैं, लेकिन इसके लिए ना कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है। जैसे हम अभी पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे कि माल्टोज को ना माल्टेज तोड़ता है, तो वैसे ही ना फाइबर को तोड़ने के लिए ना कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है, ठीक है। फिर डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ना ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। वहीं जो और फाइबर्स होते हैं वो उतने नीडेड नहीं होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो कि मैंने आपको समझा दी, एंड ये बेसिक चीज़ हैं, और होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी इस लेक्चर से। बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड इसके बाद से हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है, कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये सब चीज़ें उस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद से हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सेशन में हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू, एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए कि मैं अच्छे कंटेंट ला के दे सकूँ आपको।
एंड मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर पाऊँ। एंड आप लोग इसको फॉलो करेंगे ना तो इट्स माई प्रॉमिस कि आप अच्छा सिलेक्शन, एक अच्छी गवर्नमेंट सीट अपने लिए पा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई करो, स्ट्रेस नहीं लो, रिज़ल्ट क्या आया क्या नहीं आया ये अब कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप दोबारा से शुरू करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ, क्योंकि ना टाइम बीतते ना देर नहीं लगती है। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, हम उतनी जल्दी सिलेबस को ख़त्म करके और अपनी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारी सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए बाय। एंड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछो। एंड कुछ टाइम में अपना मैं टेलीग्राम चैनल भी ओपन करवा दूँगी, जिस पे आप लोग रेलेवेंट डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय।